नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो बहुत ही खास मेहमान है, हमारी बहुत ही सीनियर एंकर, आपने हमेशा टीवी पे बड़े बड़े डिबेट्स में या फिर बड़ी बड़ी खबरों पर उनसे बहुत सारे उनके सवालों के साथ उनको बात करते हुए सुना होगा, देखा होगा। चित्रा त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, कुछ ज़्यादा ही तारीफ करते हुए आपने मेरा परिचय दे दिया यहाँ पर, लेकिन धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आप डिजर्व करती हैं। और क्योंकि पूरा देश आपको उन्हीं तमाम बड़ी बड़ी खबरों पर देखता है, और आज उसी बड़ी खबर पर हम बात करने जा रहे हैं चित्रा, कि आज का जो आप मंत्रिमंडल विस्तार देख रही हैं उसमें बहुत सारे मेरे सवाल थे। जैसे टाइमिंग्स को लेकर बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से आप बात करें दलित नेता की, आप बात करें ब्राह्मण चेहरे की, आप बात करें 2 ओबीसीज की, फिर आप बात करें जिस तरीके से आरएलडी को भी मिला लिया गया है, उसमें कुल मिलाकर पूरी तरह से फोकस्ड नजर आया ये इस लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। Am I right? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए, बीजेपी की पहले से प्लानिंग थी। बड़ा दिलचस्प है कि जिन चेहरों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, 2022 का विधानसभा चुनाव इन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए 370 का जो बीजेपी का अपना टारगेट है, उसके लिए कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और बहुत बड़ा लक्ष्य, देखिए उत्तर प्रदेश में 80 शशि लोकसभा की सीटें आती हैं सबसे ज्यादा, और 80 की 80 जीतने के लिए दम लगा रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव यकीनन विपक्ष का वहां पर बड़ा चेहरा है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। विधानसभा में उन्होंने अच्छा भी किया, 111 सीटें उनकी पार्टी ने जीती है सहयोगियों के साथ 125 मिलकर। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी की आती है तो फिर बीजेपी के लोग बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। उनका एकदम लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 80 की 80 सीटें जितानी है यूपी की, 370 प्लस का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसी वजह से जो लोग बहुत ज्यादा मुखालफत, देखिए ओपी राजभर जो ओबीसी जिनका आपने जिक्र किया, जिनको शामिल किया गया है, हमेशा पीले कपड़े में दिखाई देते हैं, वही उनकी पार्टी का रंग भी है। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था 2022 में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन उसके बावजूद उनको शामिल कराना, तो वो जो राजभर वोट है ना 3% के आसपास, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश की। फिर जयंत पाटिल के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 7 सीटें पश्चिमी लोकसभा में इन्होंने गंवाई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको ध्यान में रखते हुए जयंत को इन्होंने शामिल किया है। वो तो इनका गणित समझ में आता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर अलग अलग फेसेस को, मतलब रिप्रेजेंटेशंस जो यहाँ पर खोजा गया है, उसके लेके भी लोगों को यही लग रहा है कि पूरी तरह से दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चुनाव है। ओपी राजभर का आपने नाम लिया, तो उनको तो पता नहीं अपने कितने मौकों पर सिर्फ यही कहते हुए सुना होगा कि देखिए मैं होली नहीं मनाऊंगा, दिवाली नहीं मनाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब उस अगली बार मुझे अब होली मना सकते हैं वो होली मना सकते हैं। कुल मिलाकर और पीले रंग के कपड़े पे कौन सा रंग चढ़ेगा, अब भगवा रंग ही चढ़ेगा पीले पे, अब तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर मतलब देखा यह गया है कि वो तो हर मौके पे सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहे कि भाई मैं मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा हूं, तो उनकी विश पूरी हो गई। और जो आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रही हैं, क्या इन तमाम चीजों से, एक तो ना जो वोटर्स का परसेप्शन है चुनावों को लेकर, लोकसभा में बिल्कुल अलग और विधानसभा में बिल्कुल अलग, तो ये सब चीजें और मदद करेंगी बीजेपी को? पूरी तरह से मदद करेंगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मौजूदा वक्त में कोई कितना भी बोले, विपक्ष की बड़ी तैयारी है। पटना में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली देखी जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। विपक्ष की इंडिया गठबंधन की रैली थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन से? नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? जब आप इस सवाल का सामना करते हो उन लोगों से, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। पब्लिक के बीच में नरेंद्र मोदी का जिस तरह का परसेप्शन है आज की तारीख में, वो देश के सबसे बड़े नेता। परिवारवाद को लेकर लालू जी ने हमला किया, परिवार मोदी का परिवार, और मोदी का परिवार आप देखिए किस तरह से। मैं इस पे आपसे आने वाली थी कि एक तो ना आप गलती से कुछ भी कह दीजिए, लपक लेते हैं, टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, फिर विपक्ष को बाद में लगता होगा कि बोला ही क्यों। इसको काबिलियत आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ये जो आलू से सोना बनाने वाली बात थी राहुल गांधी की, एक बार फिर से मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही थी वो फेक न्यूज थी, मतलब वो सही बात पूरी खबर नहीं थी, पूरी खबर नहीं थी। वो छोटा सा बनाकर, और फिर जो विरोधी दलों के लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी को ये परसेप्शन बना दिया कि भाई ये आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। और आज ही हमने देखा आलू लेकर राहुल गांधी के पास लोग पहुंचे और बोले कि बीजेपी वाले कि भाई राहुल जी आप इसको आलू से सोना बनाकर दिखाइए। तो वहां पर वो कांग्रेस पार्टी उसका काट नहीं लेकर आ पाई, कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, क्योंकि मैंने इतने बीते 10 सालों में देश के न जाने
जाने कितने हिस्सों में मैं अब जाकर घूमी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर कांग्रेस अग्रेसिव होकर राहुल गांधी के गलत परसेप्शन को तोड़ सकती थी, वहां पर वो चुप हो गई। तो फिर वो आलू से सोना बनाने वाली बात उनके मत्थे चढ़ गई। देखिए उसको पब्लिक मानती है, प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सलीके से उस बात को उस तरीके से जवाब नहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर मुझे लगता है बैक हो गई। और कांग्रेस पार्टी ने ये आलू से सोना वाले मुद्दे पर जब बचाव किया राहुल गांधी का, तब तक बहुत पानी बह चुका था और फिर उसको तोड़ना मुश्किल था। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनको बोलिए, कुछ भी बोलिए, बोल दीजिए, मतलब आप नीच जाति बोलिए। आप, मुझे याद है इलेक्शन के दौरान एक बार ऐसे किसी ने नीच जाति बोल दिया था, उसको उन्होंने लपक लिया, चाय वाला बोला था, तो पता चला पूरे देश में चाय ही बन रही है। फिर मैं भी चौकीदार, चौकीदार चोर है का नारा दिया गया, तो मैं भी चौकीदार, अब पूरा देश मैं भी चौकीदार। तो वो, और एक चीज और हमें माननी पड़ेगी शशि, कोई कुछ भी कहे, विरोधी दलों को ये बात अच्छी नहीं लग सकती है, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत होगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत करते हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा होता है, उनके पास कुछ और नहीं है, उनके पास देश और ये रोड मैप। लेकिन अब इसका काट क्या आता है, इसीलिए लोग कहते हैं ना शायद कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। बिल्कुल, कहीं पे लोकसभा, कहीं पे विधानसभा, विधान परिषद भी छोड़िए, मतलब चंडीगढ़ में तो वो सबके सामने है, किसी भी इलेक्शन में पीछे नहीं हटने के, मतलब पार्षद का चुनाव हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, हर जगह वो डटे हुए नजर आएंगे। एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, गुजरात की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, एक तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है बीजेपी के लिए, और खासतौर से गुजरात एक बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा सवाल ये कि आप बार बार कहते हैं, पेपर्स दिखाते हैं, रेड्स पड़ती है उनके घरों में, और आप कहते हैं कि ही और शी इज अ मोस्ट करप्ट लीडर, और कुछ ही समय के भीतर वो आपको ज्वाइन कर लेता है और पूरी तरह से वो पाक साफ हो जाता है। इसमें दो सवाल और आते हैं कि एक तो जो आपका लोकल लीडर है, जो जमीन पर है, धूल फांक रहा है पूरे टाइम पे, जिसको टिकट मिलनी चाहिए वो टिकट से वंचित रह जाता है। दूसरा ये कि आप दुनिया के सामने भी, मतलब क्योंकि आप इतनी ताकतवर पोजीशन में आ चुके हैं कि आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर दो चार लोग ये सोच भी रहे हैं कि आपने किस करप्ट लीडर को उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसके बारे में मतलब क्या परसेप्शन को लेके बीजेपी के मन में? शशि, मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी ये जो काम करती है कि आप जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को वो पार्टी छोड़कर आपके पास आता है तो आप बिल्कुल फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हो। तो इसको कतई जायज नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो उस पार्टी में है तब तक भ्रष्टाचारी, आपकी पार्टी में आ गया तो सदाचारी, ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी को इस बात को समझना होगा। लेकिन यहां पर दूसरी बात है, दूसरी बात यह है, मैं ऐसे बहुत सारे सांसदों को जानती हूं अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान, जिनका ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो मोदी के चेहरे की वजह से चुनाव दर चुनाव वो जीत कर आते हैं। यूपी में 51 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें से 4-5 नए चेहरे हैं, बाकी सब रिपीट किया हुआ है। वो पुराने चेहरे, और मैं उनमें से दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि उनमें से कई ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे ही कैंडिडेट को डिक्लेयर किया, बहुत सारे लोग जो खास तौर से मैं कुछ इलाकों बताने वाले भी मुस्कुरा रहे थे, सुनने वाले भी मुस्कुरा रहे थे, और वो बहुत नाराज हुए लोग कि अच्छा फिर से आपने इसको खड़ा कर दिया। आप पूछो कि फिर क्या करोगे, आपको तो पसंद ही नहीं है शख्स, इसने 2 बार में आपकी एकदम से नैया डुबो दी है, तो कहते हैं अब किसको देंगे, मोदी के नाम पे हम देते हैं। हाँ, वही यही बात है, मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, इसमें तो कोई शक की। मौजूदा वक्त में विरोधी दल इस बात को स्वीकार करें, इस बात को नहीं स्वीकार करें, आप मीडिया को बुरा भला कह लें अपनी भड़ास निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग के दौरान जो हम लोगों ने पाया है, नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा हो चुका है। इवन कई बार हमने देखा है कि बीजेपी के बजाय वो मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं कि नहीं मोदी को वोट देना है, हम मोदी को हारते हुए नहीं देख सकते। अब देखना होगा, देखिए परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी आज भी आगे चल रही है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता जनार्दन फाइनल फैसला करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करना होगा। विरोधी दल भी कम नहीं है शशि, आप इंडिया गठबंधन की पटना की रैली, इतने लोग अगर बड़ी तादाद में आए थे, इसका मतलब कि वो उनके लोग हैं, वो विरोधी दलों के सुर हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यह है कि परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस बहुत पीछे है और बीजेपी बहुत आगे है, और बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष रहे, ऑपोजिशन का बहुत मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो सवाल उठाएं तो कम से कम सरकार पे एक प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा काम करना है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि अपने हिसाब से वाइजली जनता अपने हिसाब से अपने नेता को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया शशि, बहुत अच्छा लगा चुनाव आज तक की स्टूडियो में आके। सेम हियर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।